नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेक्शन 23, what considerations and objects are lawful and what not। Please see the heading of this section. This is section 23. First question in your prelims will come from the heading what considerations and objects are lawful and what not। Section 23 deals with what the aspect what considerations are lawful। कौन सी कंसिडरेशंस लॉफुल हैं, कौन सी कंसिडरेशंस लॉफुल नहीं हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं एंड कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल नहीं हैं। और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का। सेक्शन 23 से कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा करना है, और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा करना ही चाहिए आपको, क्योंकि हमारा गोल है 100%, तो सेक्शन 23 को बहुत टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा और रिलेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे आपको। काफ़ी केस लॉज हैं इसमें जो पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो ध्यान रखना, जितने भी चैप्टर्स टॉपिक हैं, कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है और 23 भी उसी में से है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा कहीं ऐसा लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊँगा आपको, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं इसकी हेडिंग। यहाँ से देख लिया आप लोगों ने, व्हाट कंसिडरेशन, दो शब्द है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओनली कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से कंसिडरेशन लॉफुल हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं, कौन कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल नहीं हैं, ये है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आ जाएगा कि सेक्शन 23 डील्स ओनली विद कंसिडरेशन या सेक्शन 23 डील्स विद द ऑब्जेक्ट और सेक्शन 23 डील्स विद कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको जाना होगा सेक्शन 10। दिस इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज रीड द सेक्शन 10 अकॉर्डिंग एज आई से। ये है आपके पास सेक्शन 10 की डेफिनेशन, सेक्शन 10 की डायरेक्ट लैंग्वेज। इसको पढ़िए, देखिए क्या है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। ये मैंने आपको सेक्शन पढ़ा, अब इसको समझिए। सेक्शन 10 जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सेक्शन 10 इज द बेसिस ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आधार है, ये आप कह सकते हैं एक्सिस, जिसके चारों तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवॉल्व करता है, वो है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 कुछ शर्तें बताता है। इट प्रिस्क्राइब सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि इसमें दी गई हैं। वो कौन सी शर्तें, समझ लीजिए। पहली बात, दिस एग्रीमेंट मस्ट बी एंटर्ड इनटू विद व्हाट, फ्री कंसेंट। पहली कंडीशन क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है कि इनकी कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। नंबर 2 हो गया। अब इसके अलावा जो चीजें हैं ना, जिसके बस जो हमारा आज का चैप्टर से रिलेटेड है कि इफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। देखिए आप, ये क्या शब्द है, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, बोलो, लॉफुल होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। आर यू गेटिंग स्पीड और नॉट? तो देखा आप लोगों ने, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट क्या हुई कि लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था अभी तक? आपने ये पढ़ा था सेक्शन 2 में, सेक्शन 2D में हमने पढ़ा था कंसिडरेशन। देखिए सीक्वेंस को ऐसे समझिए, आपके किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दैट इट मस्ट सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। वन ऑफ द है कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, राइट। लेकिन सेक्शन 2D डिफाइंस ओनली कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन का नहीं पता। और लॉफुल कंसिडरेशन के लिए आपको आना पड़ता है सेक्शन 23 पर। तो ये हुआ आपका, यहां पर सेक्शन 10 हुआ। सेक्शन 10 ने आपको कहा कि देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और इसके लिए आपको आना पड़ता है सेक्शन 23 पर। यह है रिलेशनशिप। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मिला हमें सेक्शन 2D से, एंड ये लॉफुल कब होगी इसका पता हमें चलेगा सेक्शन 23 से। प्लीज लेट मी नो आपको ये लिंकिंग समझ में आपको आई या नहीं आई। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D, सेक्शन 10, सेक्शन 23 का कनेक्शन समझ में आया नहीं आया आपको? इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द कंसिडरेशन, कौन सा सेक्शन पढ़ोगे? फटाफट जल्दी बताइए मुझे। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन कहां से मिलेगा? सेक्शन 2 से मिलेगा। कंसिडरेशन लॉफुल है या नहीं है यह हमें पता कहां से चलता है? सेक्शन 23 चलेगा। तो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट डू यू नीड? सिंपल कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन। व्हाट डू यू नीड? कंसिडरेशन और lawful consideration. Come on, yes. And for that purpose we will have to study section 23. So one of the requirement of section 10 is what? Consideration must be lawful. And for what is lawful consideration, what is not lawful consideration, for that purpose we will have to go to section 23. और उसकी definition, उसकी heading आपकी ये रही। इसकी हेडिंग से ही पता चल जाएगा आपको कि दिस इज व्हाट कंसिडरेशंस आर लॉफुल, व्हाट कंसिडरेशंस आर लॉफुल। यहां चला जाएगा सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई आपको? मैं आपको दोबारा समझाता हूं, देखिए दूसरे तरीके से समझते हैं। सी दिस इज सेक्शन 10, स्क्रीन पर आपके सामने है सेक्शन 10। And one of the requirement of section 10 is that there must be a lawful consideration. All agreements are contract if they are made for lawful consideration with a lawful object. कि सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे जब वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए बनेंगे और वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए। अगर एग्रीमेंट होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, बहुत टेक्निकलिटीज कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हैं दो शब्द। पहला शब्द है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग आपको मिलता है सेक्शन 2D में, लेकिन यहाँ पर है लॉफुल कंसिडरेशन। What is required? Lawful consideration. Lawful consideration is given under section 23. So consideration का meaning हमें मिलता है section 2D से, and what considerations are lawful we get from the section 23. This is the heading of this section 23. What considerations are lawful? ये बात हमें मिलती है सेक्शन 23 से। सो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेक्शन 2D, सेक्शन 10
और सेक्शन 23 की जो इंटरलिंकिंग है उसको आपस में समझना चाहिए। बढ़े आगे। चलिए, दिस इज सेक्शन 23 दी कंसिडरेशन। इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स में आया हुआ है और फिर आप इसको मुझे दोष मत देना। सेक्शन 23 इज डीलिंग विथ टू एस्पेक्ट्स। नंबर 1 इज कंसिडरेशन, नंबर 2 इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान रखना प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। पढ़ता हूं मैं आपके लिए। There are 5 cases in your Bail Act in section 23 when consideration is not lawful, consideration is unlawful। अगर आपका केस इन क्लॉजेस में आएगा, अगर आपका केस इन क्लॉजेस में फॉल करता है तो हम कहेंगे योर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, अदरवाइज दिस विल बी लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए क्या लैंग्वेज है। कंसिडरेशन of an agreement is lawful. In general, consideration or object shall be considered to be lawful. उसको विधिपूर्ण ही माना जाएगा unless ये अगर इन 5 कैटेगरी में आएगा तब उसको हम कहेंगे कि ये अनलॉफुल है। इसको समझने के लिए हम साइड बाय साइड इसके इलस्ट्रेशन को समझते हैं। देखिए ये हुआ इलस्ट्रेशन ए। सेक्शन 23 का इलस्ट्रेशन ए है। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस। What? A agrees to sell his house to B for rupees 10,000। हाउस को किसके लिए? A agrees to sell to B for rupees 10,000। यहां पर here B's promise to pay 1,000 rupees और यहां पर A का प्रॉमिस क्या है? घर बेचना है। देखिए इस वाले इलस्ट्रेशन में ए ने क्या बेचना है? ए का प्रॉमिस क्या है कि आई विल सेल टू यू माई हाउस। घर के बदले में आप मुझे क्या देंगे? 10,000 रुपये देंगे। तो ये घर के बदले में 10,000 रुपये का जो ट्रांजैक्शन है इसे कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, क्योंकि यहां पर कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। यहां पर ये जो केस है सेक्शन 23 के जो 5 क्लॉजेज आएंगे उनमें फॉल नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लॉफुल कंसिडरेशंस का। दीज आर लॉफुल कंसिडरेशंस। घर देना, 1,000 रुपये लेना, हाँ है ना? बताइए। इसी तरीके से देखिए इसमें आप इसको ऐसे देख सकते हैं। बी का प्रॉमिस क्या है? 10,000 रुपये देना। किसके लिए कंसिडरेशन है? ए का घर के लिए। तो 10,000 का प्रॉमिस घर के लिए, उसी तरीके से घर के लिए 10,000। ये आपस में एक दूसरे की कंसिडरेशंस लॉफुल कंसिडरेशंस कहलाएंगी। इसी प्रकार से इलस्ट्रेशन बी में चले जाइए आप। ए प्रोमिसेस टू बी, ए प्रोमिसेस टू बी टू पे रुपीज 1,000। ए ने प्रॉमिस किया बी से क्या करेगा कि वो उसको 10,000 रुपये देगा। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने बाद देगा। क्यों देगा? इफ थर्ड पार्टी जो सी है हु ओज सम टू बी फेल्स टू पे इट। तो कोई इन इलस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। यू गेट क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम इलस्ट्रेशन एंड 90% क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपको यहीं से मिल जाएंगे। जो आपके बेरेक्ट लैंग्वेज में या सेक्शंस के नीचे जो आपके इलस्ट्रेशन दिए गए वहीं से मिल जाएंगे। तो आपको हर एक इलस्ट्रेशन पे जान छिड़कनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि यही वो क्वेश्चन है जो आपकी किस्मत को बदलेगा। यही वो इलस्ट्रेशन है जो आपको जज बना सकता है झटके में। और यही एक इलस्ट्रेशन ऐसा हो सकता है जिससे आपकी लुटिया डूब सकती है। एक क्वेश्चन गलत करा फिर रोते हुए आ जाएंगे हमारा बस सर 1 नंबर से रह गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो यहाँ इसलिए हर एक इलस्ट्रेशन को बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। और दूसरा मेंस में जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो भी यहीं से पूछी जा सकती है। तो राइट नाउ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में है। ए ने बी से कहा है कि आई विल गिव यू ₹1,000, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा
अगर तुम्हें सी ने नहीं देने थे, सी ने तुम्हें पैसे देने थे, सी को देने हैं तुमको 1,000 रुपये, अगर सी ने नहीं दिए तो मैं तुम्हें 6 महीने के बाद ये 1,000 रुपये दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी वॉन्ट टाइम फ्रॉम यू। बी प्रोमिसेस, उससे टाइम मांगा है और इसके बदले में बी क्या कहता है, बी प्रोमिसेस टू ग्रांट टाइम टू सी अकॉर्डिंगली। तो in this case you will see they are lawful consideration. Promise of each party is the consideration for the promise of other party. एक दूसरे के प्रॉमिस से, मैंने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 6 महीने के बाद 1,000 रुपये दे दूंगा अगर तुमने इसको टाइम दे दिया 6 महीने का, और 6 महीने में भी अगर इसने तुम्हारा कर्जा नहीं लुटाया तो मैं तुम्हें दूंगा 1,000 रुपये। तुमने क्या प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है 6 महीने का टाइम दिया, तो मैंने 1,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, उसके बदले में आपने 6 महीने को रिलैक्स किया है। तो ये हो गई एक दूसरे के प्रति फिर कंसिडरेशंस। और क्योंकि वो जो 5 हेड दिए गए हैं सेक्शन 23 में, आप क्विक पढ़ लीजिए। पहला है फॉरबिडन बाय द लॉ, each of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, fraudulent, involves injury to person property, immoral, opposed to public policy। इनमें किसी में फॉल नहीं करता है, ना तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ना ही ये फ्रॉडुलेंट इन नेचर है, ना ही इट इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो दीज आर द केसेस ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन। तो जो पहली लाइन है उसके ये इलस्ट्रेशंस हैं कि पहली लाइन क्या थी आपके ब्रैकेट की, दिस वाज द फर्स्ट लाइन, द कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। कब कब लॉफुल होंगे, कैसे कैसे लॉफुल होते हैं, इन्होंने आपको समझा दिया, ए इलस्ट्रेशन समझा दिया और बी समझा दिया। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताइए जल्दी से मुझे। सी पर आते हैं, देखिए अब इसको समझते हैं। ए promises what? To make good to B for what? For certain sum paid to him by B. B has paid certain sum to B. B ने कुछ पैसा दिया A को, यानी कि इंश्योरेंस मनी दी, और A ने क्या प्रॉमिस किया कि if ship is wrecked on certain voyage, अगर जहाज किसी यात्रा पे डूब गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ही विल मेक गुड टू बी द वैल्यू ऑफ हिज शिप। वो उस शिप के जो मूल्य है उसके बराबर उसको पैसे देगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी करती है ना कि आप हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम दो और अगर फिर जितने का सम एश्योर्ड करोगे हम आपको सम एश्योर्ड देंगे इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई फायर हो गई। उसी तरीके से जो इलस्ट्रेशन है ये रिलेटेड है आपके पानी के जहाज से। पानी का जहाज अगर डूबता है किसी यात्रा में और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। किसके बदले में है? क्योंकि आप मुझे उसका प्रीमियम दे रहे हो, तो प्रीमियम देना और मैंने इंश्योरेंस की गारंटी ली आपसे। तो यहाँ पर भी आप देखो दीज आर ऑल्सो केसेस ऑफ व्हाट, लॉफुल कंसिडरेशन। दोनों के ही प्रॉमिस है, ए का भी प्रॉमिस है और बी का भी प्रॉमिस है। ए का प्रॉमिस क्या है यहाँ पर? ए का प्रॉमिस क्या है? एज प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन फॉर बीज पेमेंट। बी का पेमेंट ए का प्रॉमिस, बी की पेमेंट ए का प्रॉमिस। तो एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल कंसिडरेशंस हो गई और ये भी आपका लॉफुल कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, हाँ ना, बताइए कर लेंगे आप लोग। ए इलस्ट्रेशन समझाया मैंने आपको, बी इलस्ट्रेशन समझाया, सी समझाया मैंने आपको। यहां तक कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ आपको। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि जुडिशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर
कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।